बाकी अगर कोई इस तरह की आपदा आती तो उसमें जो संपत्ति की हानि होती है उसको तो नहीं रोक सकते, पर जनहानि जरूर रोकी जा सकती है। जी। इतने सारे समझौते किए जाते हैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, क्योटो समझौता रहा हो, पेरिस समझौता रहा हो, या फिर कोई अन्य समझौता रहा हो। अब जब इतनी सारी चीजें करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए करते हैं, तो फिर चीन आखिरकार सुपर पावर की रेस में बाकी दुनिया को क्यों तबाह करने पर जुटा हुआ है? देखिए, ये मीनाक्षी जी कॉस्ट है डेवलपमेंट की। चाइना को आप देखते हैं, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उन्हें। और फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक रीजन की वजह से बोलते हैं। वजह यह है कि दुनिया का 1/3 प्रोडक्शन चाइना में होता है। अब 1/3। सर, आपकी आवाज़ में थोड़ी इशू आ रहे हैं, मैं इसे ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपके पास लौटती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, ये जो आपदा आई है उसे लेकर के जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो सिर्फ लोगों का कलेजा कपाने वाले हैं। लेकिन अब जो तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, लगातार एरियल व्यूज सामने आ रहे हैं। हमारी तरह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहां पर भी मदद पहुंचाने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां पर खुद भी उनकी जो कंपनियां हैं, एजेंसीज हैं, वो भी मदद पहुंचा रही हैं। लेकिन इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। हमने धराली देखा था, धराली में किस तरीके से वक्त लगा था, और अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। जी हाँ मीनाक्षी, ये देखिए, इस तरह के डिजास्टर्स जब भी होते हैं तो उसमें तीन कार्रवाइयां हैं। एक तो डिजास्टर होने के पहले इस तरह के जहाँ पे भी ग्लेशियर होते हैं, और उसमें अगर ग्लेशियर के पिघल कर स्लाइड होने की, ग्लेशियर जब पिघल कर नीचे की तरफ आते हैं, अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह ज्यादा हो रहा है, तो दो फिनोमेना काम करती है। एक तो ग्लेशियर जहां आके पिघलना शुरू करता है, वहां पर वो अपने डेब्रीज मोरेन को जमा करता है। ये डेब्रीज जब जमा हो जाती है वहां पर, तो एक छोटा सा प्राकृतिक बांध बन जाता है और उसके पीछे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो कई जगह पर जो ग्लेशियर लेक के फटने से जो बाढ़ आई है, उसमें इस फिनोमेना में काम किया। कई बार क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और लोकल कंडीशंस की वजह से ग्लेशियर और नीचे की जो रॉक है उसके बीच का जो मजबूत पकड़ है वो आस्ते आस्ते पिघल जाता है। तो जैसे ही ग्लेशियर का जो बर्फ है और उसके बीच में और नीचे जो पत्थर है उसके बीच का जो पानी है, बर्फ है, वो पिघल जाता है, तो ग्लेशियर नीचे की तरह द्रुत गति से स्लाइड करने लगता है। मीनाक्षी, होता क्या है कि इन सब चीजों को भांपने के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक, सैटेलाइट से मॉनिटर कीजिए। दूसरा है सिस्मिक सेंसर्स मिलते हैं, जिनको कि कोई भी माउंटेन एक्सपेडिशन टीम जाके जमीन पर उस ग्लेशियर के माउथ पर जहां स्नाउट होता है वहां पर लगा सकता है। तीसरा है कि हेलीकॉप्टर से भी अब इस तरह के पिकेट मिलते हैं, जिनको कि आप हेली ड्रॉप कर सकते हैं ग्लेशियर में। हर ग्लेशियर के साथ उड़ते उड़ते हर 100 200 मीटर की दूरी से। और ये अगर शिफ्ट करते हैं तो उनकी शिफ्टिंग जो लोकेशन है वो सैटेलाइट से या लोकल जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनसे पता लग जाता है कि वो ड्रिफ्ट कर रहा है। स्विट्जरलैंड की बात बताता हूं, वहां पर एल्प्स माउंटेन में जैसे ही उनको पता लगता है कि एक ग्लेशियर लेक फॉर्म हो गया है, जो कि इन सिस्मिक सेंसर से या वाटर लेवल सेंसर से या रेकनेसेंस से, आजकल तो ड्रोन भी आ गए हैं, पता लगता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे एक ग्लेशियर लेक में पानी का स्तर 4 5 6 फीट हुआ, यानी अभी जी। भी ऊंचे भयंकर स्तर पे नहीं पहुंचा, वो एक कंट्रोल्ड डिमोलिशन करते हैं, ताकि ग्लेशियर का जो लेक है वो एक चैनल से निकलकर नीचे की तरफ बह जाए। जाहिर बात है उसके पहले वो नीचे के जो एरिया है वहां पर एक वार्निंग दे दी जाती है सभी लोगों को। तो शायद हमें स्विट्जरलैंड से इस टेक्निक को अपनाना चाहिए। अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब लेक फटता है तो वहां से जो नीचे की तरफ मोरेन और कीचड़ बहता है, उसकी स्पीड ढलान के अनुसार 100 से 120 किलोमीटर होती है। तो जाहिर बात है कि अगर ग्लेशियर का जो लेक है वो समझिए 60 किलोमीटर ऊपर था, तो 60 किलोमीटर जाने में उसको 25 मिनट का या आधे घंटे का समय लग जाएगा। तो इस दौरान एक रेडियो सिग्नल जनरेटिंग टेक्निक है, जिसमें ऑटो जनरेट सिग्नल जो है वो लोअर ढलान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे हमारे यहाँ एनडीआरएफ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनके हेडक्वार्टर में एक वार्निंग अलर्ट भेज दे देता है कि 30 किलोमीटर ऊपर ग्लेशियर लेक फट चुकी है, पानी का लेवल बढ़ बिल्कुल। रहा है,
और द्रुत गति से पानी नीचे आ रहा है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, यही तो मेरा सवाल है और यही तो नेपाल भी पूछ रहा है कि क्या ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कर्नल सुशील पठानिया वो डिजर्व नहीं करते थे? क्या उन्हें नहीं बताया जा सकता था? ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटता है, आधा किलोमीटर लंबा, 400 फीट नीचे गिरता है और उसके बाद एक फोन कॉल करके क्या इस चेतावनी के माध्यम से इस त्रासदी को नहीं रोका जा सकता था? मीनाक्षी जी, अगर हम इसकी बात करें अर्ली वार्निंग, जो देवनाथ सर बोल रहे हैं, दैट साउंड्स वेरी लॉजिकल टेक्निकली। प्रैक्टिकली उसके अंदर कोई आपको ये रिएक्शन टाइम मिलेगा ही नहीं, नंबर 1। बिकॉज अगर ग्लेशियर जो है वो फर्स्ट टूटा है, उसके बाद वो लेक में गिरा है और उसके बाद अभी अब उस एरिया पे कैसे आप सर्विलेंस रखेंगे? और एक नेपाल जैसी कंट्री जो भी डेवलप कंट्री भी नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज कहाँ हैं कि वो हवाई जहाज से या ड्रोन से निगरानी करेंगे? चाइना के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उनका जो रेडियो सिस्टम है वो चप्पे चप्पे की निगरानी रखती है, बट चाइना इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स। इस समय क्या हो रहा है, अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी की बात करें, सबसे पहले तो मैं उनको अपनी जो इसमें जिनकी वो कैजुअलिटी हुई है, फैटल कैजुअलिटी, उनको मैं आई प्रे फॉर देम एंड आई प्रे फॉर दैट missing people they are traced out and for their families also. देखिए, this is a combination of nature and man-made disaster. और ये वहां नहीं हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। आपने पिछले साल देखा होगा हिमाचल में कितना हुआ, JNK में कितना हुआ। और ये जो एरियाज हैं, दे आर सो अनरीचेबल, यू कांट रीच देयर। और ये जिफी में होता है। 45 मिनट की आप बात कर रही हैं, चाइना का जो स्टेटमेंट आया है, दे सेड वी हैड इंटीमेटेड नेपाल। अभी नेपाल के पास क्या रिसोर्सेज है? अगर उनको खबर मिल भी गई होती तो क्या कर लेते? ना उनके पास कोई NDRF जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भगवान भरोसे चल रहे हैं, पशुपालन जी के भरोसे चल रहे हैं। और ये चीज हुई है अभी। और चाइना जो है, देखिए चाइना अभी इसकी दे आर वेपनाइज ऑफ वाटर, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर ये दो तरीके से होता है। एक तो आप जो पोर्टेबल वाटर होता है उसको आप स्टोर करके रखिए, ये USA बहुत सालों से कर रहा है। और उसके बाद अभी जो ब्रह्मपुत्रा में जो डैम बन रहा है, मेडॉक, जो जिसकी जैसे सर अभी बात कर रहे थे 60,000 मेगावाट, तो ये जो चीज है ये आपको एक पावर देती है कि वो आपका पानी रोक भी सकते हैं और जब उनके मन में आए आपको वो फ्लडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे इनको, जब ये चाइना जैसी कंट्री जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, अभी आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इनको खबर दे देंगे। आपने 1962 में देखा है उन्होंने क्या किया हमारे साथ। तो चाइना जो है, दैट इज ए वेरी वेरी इविल एंड सेल्फिश नेशन। वो नेपाल की टेरिटरी को, जो उनकी इस्लामी स्लाइस पॉलिसी है, वो आस्ते आस्ते अपने कब्जे में ले ले है। अभी नई गवर्नमेंट आई है, पहले वाली जो गवर्नमेंट नेपाल में थी वो सारी कम्युनिस्ट इनके चाइना के फेवर में थी। अभी नई गवर्नमेंट आई है, शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी हो कि इनको थोड़ा सबक सिखाया जाए। और जो ग्लेशियर्स हैं, दे कैन बी आर्टिफिशियली एक्सप्लोडेड आल्सो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। सो दैट कैनॉट बी रूल्ड आउट दैट इट हैज बीन आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड विद ए मैसेज टू पुट अक्रॉस, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द प्रेजेंट इक्वेशन एज फॉर नेपाल न्यू गवर्नमेंट एंड चाइना इज कंसर्न। सो नथिंग कैन बी रूल्ड आउट and probably with the passage of time more information will come, but we have to be very very careful। ये जो हम लोग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में भी ये चल रहा है कि हम जंगलों को काट रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, बहुत लंबी लंबी जो कार्रवाई चल रही है, उन्हीं का तो परिणाम फिर धराली जैसे आपदा में भुगतना भी पड़ता है। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू। और पूरी दुनिया देखती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रासदी आती रहती है, फिर भी बहुत सारे समझौते करके, बहुत सारे सम्मेलन करके भी सुधार कहीं कुछ नहीं, जस का तस। मीनाक्षी जी, मेरा ही नंबर है मुझे लगता है। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। एक्चुअली मैं बात कर रहा था, देखिए कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट की। तो चाइना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसमें उन्होंने अपना जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है। 1951 में उन्होंने तिब्बत को एक्वायर किया था, उस पर अभी तक विवाद चल रहा है। और आप देखिए तिब्बत से इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सभी कनेक्टेड हैं। अब तिब्बत में इन्होंने बड़े बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो एक तो देखिए बड़े बड़े बांध बनाए जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, और हम देखिए सारे के सारे कंट्रीज डाउन स्ट्रीम है उन बांधों में। तो एक तो बड़ा डेंजर यही हो गया कि भाई जो वाटर से रिलेटेड थ्रेट्स हम सारे कंट्रीज को,
दूसरा ये है कि इन्होंने तिब्बत में बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे टनलिंग है या दूसरे इंफ्रा डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या माइनिंग है, वो लार्ज स्केल पे लॉन्च किए हैं। आप देखिए लिथियम माइनिंग बहुत की इन्होंने, कॉपर माइनिंग बहुत की, और एक स्ट्रक्चर होता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि वो एकदम ठंडी जगह है और वो परमाफ्रॉस्ट की वजह से जो पहाड़ हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, लेकिन जब लगातार सिस्मिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती है तो वो सब ढीले पड़ जाते हैं, और जरा सा मूवमेंट कहीं हो, कोई थोड़ा सा सिस्मिक एक्टिविटी हो, वो सारे लूज होके इस तरह के एक्टिविटीज में परिणति उसकी हो सकती है, जैसा कि अभी यहाँ पे हुआ है नेपाल में। तो अब देखिए जो उन्होंने वहां पे किया है उसके रिजल्ट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे, बिकॉज चाइना रुकेगा नहीं, क्योंकि तिब्बत उसके लिए एक थर्ड टेरिटरी टाइप है, उनकी अपने तो उन्हें लगता है कि हमारा नहीं है, तो वहां उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटी की हुई है और उस एक्टिविटी की बदौलत ही ये सारे काम हुए। और देखिए जितना पूरा हिमालयन जोन है ये हाई सेस्मिक जोन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। अब वहां पे लगातार आप टनलिंग करेंगे या पहाड़ों को तोड़ेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, तो उससे सारा का सारा जो जोन है वो बहुत फ्रेजाइल हो गया है, और इसी फ्रेजिलिटी की वजह से ये सारा काम हुआ है। और आप देखिए तिब्बत में लगभग 18% ग्लेशियर्स, 18% ग्लेशियर्स जो है तिब्बत में मेल्ट हो चुके हैं, और तिब्बत को दुनिया का तीसरा पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद। तो एक बहुत ही जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, और वहां पे चीन के जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम बन गया है। और ये जो इंसिडेंट है जो नेपाल में हुआ है कहीं ना कहीं उसी की परिणति है। मीनाक्षी जी, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।